हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस ट्रेजरीज की या फेड रिजर्व्स की। तो ये बहुत न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और जैसे कहना चाहिए पूरा जो ग्लोबल इकॉनमी थी उसको इसने इम्पैक्ट किया है यूएस ट्रेजरीज ने। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूएस ट्रेजरीज क्या होती हैं और फिर इसका इम्पैक्ट देखेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले वर्ल्ड पे इम्पैक्ट देखेंगे, फिर इंडिया पे भी धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनका जो बजट होता है वो डेफिसिट में होता है। जो गवर्नमेंट बजट्स होते हैं वो जनरली डेफिसिट में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा जो रिसीट्स होती हैं उससे ज़्यादा होता है। ओके, और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं अगर खर्चा ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी उसको ब्रिज करने के लिए। तो अगर मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, खर्च में 10 रुपये कर रहा हूँ और मेरी आमदनी सिर्फ 5 रुपये है, तो मुझे 5 रुपये कहीं ना कहीं से बोरो करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से मुझे वो उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। ये हम अच्छे से कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, मान लीजिए सरकार को सपोज कुछ पैसे चाहिए क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर जाता है, उसके रिसीट कम है, उसके पास बहुत सारे जरिए हैं और एक जरिया है उसका बॉन्ड इशू करना। ठीक है, तो हम सारा पढ़ चुके हैं फिस्कल पॉलिसी में। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जीसैक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यूके में यानी कि ब्रिटेन में हम इसको बोलते हैं गिल्ट, और यूएस में हम इनको बोलते हैं ट्रेजरीज। ओके, तो ये यूएस की जो ट्रेजरीज थी या यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे ये बहुत ज्यादा थे न्यूज में। ये पूरे साल न्यूज में छाए रहे क्योंकि इनकी वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी इन जनरल और इंडियन इकोनॉमी पर भी। ठीक है, तो अब एक और टर्म, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूएस ट्रेजरी क्या होती हैं। अब एक और टर्म हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं यील्ड। ठीक है, देखिए बॉन्ड होता है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट का मतलब है किसी से कर्जा लेना। जब आप डेट लेंगे किसी से तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डेट होता है वो एक इंटरेस्ट पे आता है। जो भी डेट लेता है उसको इंटरेस्ट सर्विसिंग करनी होती है। मैं किसी से अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से अगर मैं फॉर्मली कुछ पैसा उधार लूंगा तो मुझे उसके साथ एक इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। तो बॉन्ड के साथ भी ये होता है। जब गवर्नमेंट पैसा रेज करती है बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या होता है गवर्नमेंट को भी उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। अब यूएस में क्या होता है, यूएस में आप यूएस में कैसे किस तरीके से काम होता है इसको मैं बताता हूं। सपोज गवर्नमेंट ने एक $100 का बॉन्ड इशू किया। ओके, $100 की यूएस ट्रेजरी या बॉन्ड इशू किया, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई इस पे मैं हर साल $5 जो है एज एन इंटरेस्ट पे करूंगी। ओके, तो ये बॉन्ड जिसके भी पास होगा, ये बॉन्ड जिसके भी पास होगा, और सपोज इस बॉन्ड की जो मेच्योरिटी है वो 5 इयर्स की है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सपोज 1 जनवरी 2023 को किसी ने ये बॉन्ड खरीदा और इस बॉन्ड की मेच्योरिटी है 5 साल की, यानी कि जो बॉन्ड है ये मैच्योर हो जाएगा 31 दिसंबर 2023 से 5 साल लगा दीजिए 2027 को। ठीक है, 31 दिसंबर 2027 को इस बॉन्ड के 5 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो यूएस गवर्नमेंट है वो क्या करेगी 2023 में, ठीक है, फिर 2024 में, फिर 2025 में, 2026 में और 2027 में हर साल जिसके पास भी ये बॉन्ड होगा लीगली, जिसके पास भी लेजिटली ये बॉन्ड होगा, उसको इन 5 साल हर 5 साल हर साल $5 एज एन इंटरेस्ट पे करेगी। और जब मैच्योरिटी आ जाएगी 2027 में 31 दिसंबर 2027 को, तो उसको जो $100 है उसको वापस कर देगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने
$5 2023 में दिए एज एन इंटरेस्ट, 24 में दिए, यानी कि 5 साल तक गवर्नमेंट ने $25 जो है एज एन इंटरेस्ट पे किया। और जब मैच्योरिटी ऑफ पीरियड आ गया, यानी कि जब ये 5 साल का पीरियड खत्म हो गया, तब गवर्नमेंट ने वो जो $100 लिए थे वो वापस कर दिए। ठीक है, तो जिसने गवर्नमेंट को वो $100 उधार दिए थे उसको क्या फायदा हुआ, हर साल 5 साल तक उसको $5 एक्स्ट्रा मिल गए। इसको हम बोलते हैं, इसको इस तरीके से जो यूएस है उसमें ट्रेजरी जो है वर्क करती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो इस पे अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं पर ईयर का, तो सिंपली जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 5% आ रहा है। ठीक है, 5% तो इंटरेस्ट है। लेकिन यहां पे जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं यील्ड, हम इंटरेस्ट टर्म नहीं यूज कर रहे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो ये $100 वाला बॉन्ड है ना, ये $100 वाला ट्रेजरी जो है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है, इसको ट्रेड किया जा सकता है। यानी कि अगर मेरे पास ये बॉन्ड है, मैंने इसको 2023 में खरीदा, ठीक है, 2024 में मैंने गवर्नमेंट से पहला $5 इस पे ले लिया, ठीक है, तो मैं चाहूं तो इसको आगे किसी को बेच सकता हूं। ओके, सपोज मैंने क्या किया, मैंने ये जो $100 वाला जो बॉन्ड है ये किसी को $110 में किसी को बेच दिया। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में जो बॉन्ड की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्राइस। तो मैंने क्या किया, मेरे पास $100 का बॉन्ड था, वो मैंने किसी को $110 का बेच दिया। ठीक है, अब जिसके पास वो $110 का बॉन्ड गया, उसके पास क्या इंटरेस्ट रेट हो गया, उसके पास इंटरेस्ट रेट हो गया $5 उसको हर साल मिलेंगे, और 110 उसका प्रिंसिपल अमाउंट है इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लेस देन 5% आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट तो 5% एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर रही है। ओके, बट क्योंकि इसकी ट्रेडिंग चल रही है, इसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो क्या हुआ, जो ट्रेडिंग पे जो एक्चुअल जो यहां पे रिटर्न आएगा, इसको हम यील्ड बोलते हैं, इसको हम इंटरेस्ट नहीं बोलते, इसको हम यील्ड बोलते हैं। ठीक है, यील्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरेस्ट तो फिक्स होता है, इंटरेस्ट जो है कूपन जो है जो वो फिक्स होता है, लेकिन जो यील्ड है वो वेरी कर सकती है। किसके हिसाब से वेरी कर सकती है, जिस हिसाब से जो आपका बॉन्ड है वो ओपन मार्केट में ट्रेड हुआ। हो सकता है कि मैं ये 100 का ना बेचता, हो सकता है मुझे जरूरत होती पैसे की तो मैं किसी को 90 का बेच देता। अगर मैं 90 का किसी को बेच देता तो उस पर अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता या यील्ड कैलकुलेट करता तो यहां पे इस केस में ग्रेटर देन 5% हो जाती। ठीक है, तो ऑल्दो जो गवर्नमेंट है वो तो फिक्स्ड ही इंटरेस्ट पे कर रही है, उसका जो कूपन रेट है वो फिक्स्ड है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि $5 ही हर साल मैं जो भी उसका लीगल ओनर है बॉन्ड का उसको दूंगी। लेकिन क्योंकि ये ट्रेड होता है, इसकी जो वैल्यू है ये घटती बढ़ती रहती है, तो घटती और बढ़ती वैल्यू के हिसाब से हम टर्म यील्ड यूज करते हैं, हम टर्म इंटरेस्ट यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं आगे का क्या इसका रेलिवेंस है। आई होप आपको कूपन में, इंटरेस्ट में और यील्ड में अंतर पता लग गया होगा। कूपन या इंटरेस्ट एक ही चीज होती है, जो यील्ड होती है वो एक डिफरेंट टर्म है और वो इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि जो बॉन्ड है वो ओपन मार्केट में किस रेट पे ट्रेड हुआ। ठीक है, अगर वो अपने ओरिजिनल रेट से कम पे ट्रेड होगा तो जो यील्ड है वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगी, अगर वो ज्यादा पे होगा तो जो यील्ड है वो इंटरेस्ट रेट से कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर मैं यूएस ट्रेजरी की बात करूं, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करूं, तो इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ये 1 मंथ से 30 ईयर्स तक होता है। यानी कि जो यूएस में जो बॉन्ड इशू होते हैं वो 1 महीने के मैच्योरिटी पीरियड से लेके 30 ईयर्स तक के मैच्योरिटी पीरियड तक के लिए इशू होते हैं। तो शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म और 30 ईयर्स, 1 मंथ जो है वो वेरी शॉर्ट टर्म है,
और जो 30 ईयर है वो एक लॉन्ग टर्म, जैसे कहना चाहिए लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी वाला बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पास की बात करूं, अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, इन्वेस्टर का मतलब वो कोई भी व्यक्ति जिसके पास सरप्लस पैसा है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो 1000 रुपये है, मेरा खर्चा सिर्फ 500 रुपये है, तो 500 रुपये मेरे पास हर महीने सरप्लस है। ठीक है, अब ये 500 रुपीज़ मैं नहीं चाहता कि मैं बैंक में रखूं, मैं चाहता हूं मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या एवेन्यूज हैं, हो सकता है कि मैं इसको शेयर मार्केट में लगा दूं। ठीक है, अब शेयर मार्केट में पैसा तब लगाया जाता है जब जो मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जब मुझे पता है कि मार्केट अच्छा कर रही है, मेरा जो पैसा है वो ग्रो करेगा या उसके साथ कोई रिस्क नहीं है, तो मैं इसको शेयर मार्केट में लगाऊंगा। अब जो शेयर मार्केट का पैसा होता है ना, शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट का जो बिहेवियर है ये बहुत रिस्की है और ये शॉर्ट टर्म होता है। कोई भी शेयर मार्केट में जो पैसा है वो 30 साल के लिए तो रखता नहीं, जैसे यहाँ पे ये केस मैंने आपको बताया था 30 इयर्स तक के लिए तो आप शेयर मार्केट में जनरली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप क्या चाहेंगे, आप कहीं इन्वेस्ट करें, पैसा बढ़े आपका साल, 1.5 साल, 2 साल में, और फिर आप इसको आगे किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट को ले जाएं, उस पैसा निकाल लें, उसको यूज कर लें। तो जो शेयर मार्केट का जो फीचर होता है वो ये होता है कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्की होती है और वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन शेयर मार्केट का जो पैसा होता है, शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सपोज ये 500 रुपया शेयर मार्केट में लगा, तो ये जो जाएगा ये मार्केट में जाएगा, ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, ये मार्केट में जाएगा। यानी कि किसी कंपनी के प्रोडक्शन में लगेगा, किसी कंपनी के एक्सपेंशन में लगेगा, किसी कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। यानी कि जो कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिससे जीडीपी कैलकुलेट होता है, उसको इंक्रीज करने में ये पैसा लगेगा, अगर मैं शेयर मार्केट के पैसे की बात करूं। इससे ठीक उल्टा होता है यूएस ट्रेजरी के लॉन्ग टर्म, अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। अगर आप यूएस ट्रेजरी के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं ये वेरी स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। यानी कि आपको पता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, जो सॉवरन है वो कभी फेल नहीं होता, जो किसी भी देश की सरकार है वो कभी फेल नहीं होती, और जो यूएस है वो तो एक तरीके से ग्लोबल लीडर है। ठीक है, जो ग्लोबल मतलब इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो यूएस है उसकी स्टेबिलिटी जो है, या जिस तरीके की वो इकोनॉमी है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उसके डिफॉल्ट होने के बहुत कम चांस हैं। ठीक है, तो अब अगर लोगों के पास चॉइस है कि ये $500 या 500 जो भी मान लीजिए, रुपए मान लीजिए, डॉलर मान लीजिए, उनको ऐसे वेंचर में लगाने हैं जैसे कि शेयर मार्केट, जो कि रिस्की है लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स इसमें ज्यादा है, या एक ऐसी जगह पे लगाने हैं जो बहुत ही स्टेबल है, तो जो इन्वेस्टर होता है वो ये देखता है कि आने वाला टाइम कैसा है। आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ स्पेकुलेट होती है, आने वाले टाइम में अगर जो इन्वेस्टर है उसको ये लगता है कि ग्रोथ जो है वो होने वाली है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी सेक्टर में, तो वो क्या करता है, वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, वो अपना जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाता है। जैसे ही शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा आता है, जैसे ही शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, जैसे ही कंपनीज के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो क्या होगा, कंपनीज ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी। जब कंपनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी तो क्या होगा, जो कंपनी का जीडीपी है वो ग्रो करेगा, कंपनी का जीडीपी ग्रो करेगा। अब मान लीजिए सेंटिमेंट्स बहुत डिफरेंट है, लोगों को लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है या मंदी आने वाली है, या जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उतने प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए जितने अभी हो रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपना पैसा शेयर मार्केट से एक स्टेबल वेन्यू में लेके जाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा है, इसमें रिस्क है, कोई कंपनी डूब गई तो डूब गई, लेकिन गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट उनको ये गारंटी है कि सॉवरन डूबेगा नहीं। सॉवरन हो सकता है उनको इंटरेस्ट रेट कम दे, सॉवरन हो सकता है कि उनको इंटरेस्ट रेट बहुत कम दे, लेकिन उनका पैसा एटलीस्ट उनकी जो वेल्थ है वो जीरो नहीं होगी। ये 500 रुपए मान लीजिए आपने ऐसी कंपनी में लगा दिए जो कल को बैंकरप्ट हो गई, तो आपके 500 रुपए तो गए। लेकिन अगर ये 500 रुपए आपने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाए, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको सिर्फ 2%, 3%, 4%, 5% इंटरेस्ट दे, बहुत कम इंटरेस्ट दे, लेकिन आपका पैसा एटलीस्ट स्टेबल है। तो जब भी मार्केट सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो खराब होते हैं, तो इन्वेस्टर्स क्या करने लगते हैं, अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल के जो यूएस ट्रेजरी के जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड वाले बॉन्ड्स होते हैं, उसमें लगाते हैं।
ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझते हैं, फिर मैं दोबारा इस पे आऊंगा। देखिए अब आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो यूएस मार्केट है, यूएस ट्रेजरी की मार्केट की अगर मैं बात करूं, यूएस बॉन्ड्स की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो यूएस जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो वेरी करता है 1 महीने से लेके 30 साल तक, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1 मंथ से लेके 30 ईयर्स तक ये वेरी करता है। अब देखिए अगर मैं 1 मंथ के लिए अपना पैसा कहीं लगाऊंगा और मैं 30 ईयर्स के लिए पैसा कहीं लगाऊंगा, कहीं भी लगाऊंगा, कितना भी स्टेबल वेन्यू क्यों ना हो, तो 30 ईयर्स वाले में ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, 30 ईयर्स वाले में हो सकता है मेरा पैसा कहीं ना जाए, मेरे को पता होगी मेरा पैसा बहुत स्टेबल रहेगा, सॉवरन को मैं दे रहा हूं, लेकिन 30 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स में क्या इन्फ्लेशन आने वाली है, 30 ईयर्स में जो मैंने पैसा लगाया उसकी क्या वैल्यू रहेगी, इन्फ्लेशन उस पर क्या इंपैक्ट डालेगी, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, ऑल्दो मेरे को ये गारंटी है, मेरे को ये पता है कि भाई मेरा पैसा जो है वो सेफ है, वो जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बोल रही है वो मेरे को हर साल मिलेगा या हर पीरियोडिकली मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे 30 ईयर्स के इन्फ्लेशन सिनेरियो को आइडिया नहीं है, वो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता कि 30 ईयर्स बाद क्या इन्फ्लेशन होने वाली है। ठीक है, इसलिए जो लॉन्ग टर्म के में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं। जितना ज्यादा रिस्क के साथ प्रोपोर्शनेट होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस की ट्रेजरीज की बात करूं, तो यूएस की जो ट्रेजरीज जो होती हैं उसमें देखिए ये नॉर्मली ये कर्व फॉलो होता है, ये वाला कर्व फॉलो होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये जो पीरियड है ये मैच्योरिटी पीरियड की बात करूं और यहां पे मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, इंटरेस्ट रेट कह लीजिए या यील्ड कह लीजिए, उसकी बात करूं, तो क्या होता है, तो ये जो कर्व है ये इस तरीके का स्लोपिंग कर्व बनता है। ओके, इसको मैं स्लोपिंग कर्व बोलता हूं नॉर्मली। इसका मतलब जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा, जितना ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड होगा, उस पे यील्ड या उस पे इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल है, जितना ज्यादा टाइम के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसमें रिस्क का कंपोनेंट इन्वॉल्व है, इसलिए उस पर उतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो कम टाइम पीरियड पे कम इंटरेस्ट पे करती है और ज्यादा टाइम पीरियड वाले पे, ज्यादा मैच्योरिटी वाले पीरियड पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भाई छोटे टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कम रिस्क होता है, ज्यादा टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें ज्यादा रिस्क होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट तो डिफरेंशियली पे करती है, छोटे टाइम पीरियड वाले पे कम इंटरेस्ट और ज्यादा टाइम पीरियड वाले पे ज्यादा इंटरेस्ट। तो ये वाला कर्व बनता है। सपोज ये जो है ये आपका 1% है, इसको मैच्योरिटी लगा लीजिए ना, इसको लगा लीजिए आप यहाँ पे, ये लगा लीजिए, ये 1% है और ये आपका जो है ये 10% है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, सपोज ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ठीक है, तो 2 ईयर पे मान लीजिए हो सकता है 4% हो, फिर ये आपका सपोज 6 ईयर है, यहाँ पे आपका 8% हो जाए। तो इस तरीके से जो कर्व है वो वर्क करता है। ये नॉर्मल सिनेरियो की बात होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही रिसेशन आता है, जैसे ही रिसेशन की सुगबुगाहट सुनाई देती है इन्वेस्टर को, जैसे ही इन्वेस्टर की स्पेकुलेशन में ऐसा उसको प्रतीत होता है, ऐसा उसको लगता है कि जो रिसेशन है वो आने वाला है, तो वो क्या करता है, वो अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट से निकालता है पैसा, और वो जो पैसा है स्टॉक मार्केट से निकाल के, यानी कि कंपनीज से पैसा निकाल के, क्योंकि कंपनीज में तो रिसेशन आने वाला है, कंपनी तो डूबने वाली है, बहुत सारी कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, वहां तो बिल्कुल उनकी जो कैपिटल है वो जीरो हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है, यहां से फ्लाइट होती है पैसे की, और यूएस की जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेजरीज हैं, यानी यूएस के जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, उसमें वो पैसा शिफ्ट हो जाता है, उसमें वो पैसा जाने लगता है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेजरीज है ना, जो लॉन्ग टर्म ट्रेजरीज हैं वो डियर हो जाती हैं, डियर यानी कि वो महंगी हो जाती हैं, उनका दाम बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, सपोज एक लॉन्ग टर्म ट्रेजरी है, बॉन्ड है, वो $100 का है। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला। अब सब लोग चाहते हैं कि यूएस की जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेजरी है उसमें पैसा डाल दे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो स्टेबल है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा, तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेजरी है
उसके जो ट्रेडिंग में उसके दाम बढ़ जाएंगे, उस पर इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट सेम ही देगी, लेकिन उसकी ट्रेडिंग में दाम बढ़ जाएंगे। सपोज जो पहले $105 की ट्रेड हो रही थी, अब वो $120 की ट्रेड होने लगी। तो अगर मैं $120 पे मैं यील्ड कैलकुलेट करूंगा ना, $120 पे, मैं पहले वाला केस ले लेता हूं कि जो गवर्नमेंट है वो हर साल 30 साल तक $5 दे रही है, $5 दे रही है, $100 अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो $5 वो पे कर रही है, ठीक है। तो $100 पे $5 पे हो रहा है तो 5% किसी को मिल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो अपना इंटरेस्ट घटाया नहीं, लेकिन क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई तो जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या अपने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेजरीज में वो पैसा लगाना चाहते हैं। और जो $100 का जो मार्केट में ट्रेड हो रहा था, पहले वो 105 का हुआ, फिर वो 120 का हुआ। तो जब 120 का ट्रेड होगा तो जो यील्ड है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। सपोज 120 से आगे चल के ये $150 का हो गया, तो 150 अपॉन 5 इंटू 100 यील्ड और कम हो गई। पहले जो ओरिजिनल यील्ड थी वो 5% थी, ठीक है। यहां पे यील्ड और कम हुई, यहां पे तो 5% आई, यहां पे और कम हुई, 150 पे और कम हुई। सपोज एक सिनेरियो ऐसा आया कि इतनी देर हो गई कि ये $200 का ट्रेड होने लगा, $200 का ट्रेड होने लगा, तो यहां पे जो यील्ड थी ये तो 2.5% रह जाएगी, यानी कि यील्ड है वो कम होती चली गई, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपकी लॉन्ग टर्म यील्ड है वो इन्वर्टेड हो जाएंगी, वो इन्वर्ट कर्व शो करने लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं में पैसा डालने में इंटरेस्टेड होंगे, स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे और यहां पे पैसा वो लगाने के लिए रेडी होंगे, नो मैटर यहां पे यील्ड कम होती चली जाए। तो जैसे ही यील्ड कम होती चली जाएंगी तो क्या होगा, जो ग्राफ है वो एबनॉर्मली इन्वर्ट होता चला जाएगा, यानी कि जो कम मैच्योरिटी पीरियड वाला जो बॉन्ड है उसका यील्ड हाई है, इंटरेस्ट नहीं, यील्ड, इंटरेस्ट और यील्ड में मैं आपको अंदर बता चुका हूं, उसकी यील्ड हाई है, लेकिन जो हाई मैच्योरिटी वाला जो बॉन्ड है या ट्रेजरीज हैं, उनकी जो यील्ड है वो कम होती चली जाएगी। तो जो ऐसा सिनेरियो होता है, कहा जाता है कि ये रिसेशन का सिंबल होता है। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो यूएस ट्रेजरी का यील्ड कर्व है वो इन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, और कहा जाता है कि इस हिस्ट्री में 8-9 बार ऐसा हुआ है कि ये जो यील्ड कर्व है ये इन्वर्ट हुआ है, और हर समय, विदाउट एनी एक्सेप्शन, उन 8-9 बारी यूएस इकोनॉमी ने जो रिसेशन है उसको विटनेस किया है। तो यील्ड कर्व जो है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिसेशन को स्पेक्युलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिसेशन के बारे में हमको बता रहे हैं। और इन्वर्ट जो यील्ड कर्व होता है, यानी कि हायर मैच्योरिटी पीरियड पे यील्ड कम और लोअर मैच्योरिटी पीरियड पे यील्ड ज्यादा, अगर ऐसा यूएस मार्केट में देखने को मिलता है तो वो रिसेशन की तैयारी का एक सिंबल होता है। इसीलिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारी जगह आप पढ़ रहे होंगे कि रिसेशन इज राउंड द कॉर्नर। उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर ये यील्ड कर्व्स हैं, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थे, आ सकते हैं, और आई होप मैंने इनको इलैबोरेटली करवाया है तो आप इसको अब ढंग से समझेंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज डाउट सेक्शन में जाइए, मुझको लिख के भेजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व देम। थैंक यू।